नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो अयोध्या के बाद काशी की बारी आ ही गई। यानी बीजेपी जनता से किए अपने वादे पूरे करे न करे, हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी कभी पीछे नहीं रहेगी, बल्कि भगवा परचम लहराने में सबसे आगे रहेगी। ये बात आज एक बार फिर नजर आ गई। उत्तर प्रदेश चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। आज इसके साफ संकेत भी मिल गए हैं। देश के प्रधान सेवक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपनी वेशभूषा बदलते हुए हिंदुत्व के रंग में रंगे हुए आज दिखे। पिछली बार केदारनाथ में उन्हें माथे पर त्रिपुंड लगाए पूजा करते हुए देखा गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में बाबा विश्वनाथ की शरण में दिखे। मोदी जी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए आज काशी पहुंचे थे, वाराणसी पहुंचे थे। तो पहले उन्होंने भगवा वस्त्रों में गंगा जी में डुबकी लगाई और ट्वीट भी किया। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि मां गंगा की गोद में उनके स्नेह ने कृतार्थ कर दिया। ऐसा लगा जैसे मां गंगा की कल कल करती लहरें विश्वनाथ धाम के लिए आशीर्वाद दे रही हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। इस ट्वीट के जरिए मोदी जी ने फिर से खुद को मां गंगा का बेटा बताने की कोशिश की। गंगा जी की आधुनिक बेटे जो है, गंगा जी के आधुनिक बेटे मोदी जी हिंदुत्व की लहर में हिंदुत्व की लहर को देश में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। और इस कोशिश में धर्म बचे ना बचे, लेकिन सत्ता जरूर बच जाएगी, ऐसा लगता है। तभी तो राहुल गांधी भी लगातार हिंदुत्व के खतरों से देश को आगाह कर रहे हैं। कल जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में राहुल गांधी ने फिर से हिंदू और हिंदुत्व के बीच का फर्क जनता को समझाया और बताया कि हमें गांधी का भारत चाहिए या गोडसे का भारत। और जब देश में गांधी और गोडसे में से किसी एक को चुनने की नौबत आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि हम किस तरह के भारत में रह रहे हैं। क्या न्यू इंडिया की यही पहचान बन गई है? हिंदुत्व की बात करते करते क्या हम हिंदू धर्म को खतरे में डाल रहे हैं और लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं? यह सवाल आज की राजनीति का ज्वलंत मुद्दा बन गया है। तो आज दोस्तों आइए इसी पर चर्चा करें कि आखिर किस तरह चुनावों से पहले हिंदुत्व को बहस के केंद्र में भाजपा ले आती नहीं कहें तो ले ही आती है और फिर इसका लाभ भी ले लेती है। अयोध्या का फायदा तो बीजेपी को मिल ही चुका है और अब मथुरा काशी बीजेपी की निगाह में हैं। तो आज की बात शुरू करें, लेकिन इससे पहले आइए सबसे पहले आपको अपने तमाम पैनलिस्टों से, विशेषज्ञों से मिलाऊं और उसके बाद सीधे आपको काशी ले चलेंगे। क्या कुछ वहां कहते हुए सुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व की राह पर क्या कुछ कहते हुए सुने जा रहे हैं राहुल गांधी, ये भी सुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे लखनऊ से जुड़ी हुई हैं जनमोर्चा की कुमार गुप्ता जी, और वाराणसी से जुड़े हुए हमारे साथी अमित मौर्य जी, और साथ में यहाँ दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार प्रशांत टंडन जी, और ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमरिंदु उपाध्याय जी। कुछ देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम को सराहते भी हैं और अपने कमेंट को इसमें कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं। और लगातार मैं देख रहा हूं कि आप लोग अपनी बातों को यहां रख रहे हैं। हम दोस्तों चर्चा यहां यही कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने जो हिंदुत्व पर वार किया है उसके बाद बीजेपी और भी ज्यादा एग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है। हिंदू और हिंदुत्व के बीच में राजनीति कैसे फंसी हुई है ये समझने की कोशिश। तो एक तरफ जयपुर में राहुल गांधी कल ललकार रहे थे, तो आज काशी में हिंदुत्व के राग को अलापते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही समझने की कोशिश इस कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं जो आज काशी पहुंचे थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में उन्होंने क्या कुछ कहा है, उस उद्घाटन के दौरान जो उन्होंने भाषण दिया है उसका एक अंश सुन लेते हैं। उसके बाद राहुल गांधी को भी सुनेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे शास्त्रों का वाक्य है, दृश्यते स्वर्ग सर्वे है, काश्यम विश्वेश्वर तथा। यानी काशी में सर्वत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं। इसलिए काशी जीवत्व को सीधे शिवत्व से जोड़ती है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है
विश्वेश्वम शरणम याया समे बुद्धि प्रदास्यति, अर्थात भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर समबुद्धि व्याप्त हो जाती है। बनारस वो नगर है जहां से जगत गुरु शंकराचार्य को श्री डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। यहीं की धरती सारनाथ में भगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ। समाज सुधार के लिए कबीरदास जैसे मनीषी यहां प्रकट हुए। समाज को जोड़ने की जरूरत थी तो संत रविदास जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी ये काशी बनी। ये काशी अहिंसा और तप की प्रतिमूर्ति 4 जैन तीर्थंकरों की धरती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से लेकर वल्लभाचार्य और रामानंद जी के ज्ञान तक, चैतन्य महाप्रभु और समर्थ गुरु रामदास के से लेकर स्वामी विवेकानंद और मदन मोहन मालवीय तक कितने ही ऋषियों और आचार्यों का संबंध काशी की पवित्र धरती से रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां प्रेरणा पाई। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक कितने ही सेनानियों की कर्मभूमि जन्मभूमि काशी रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खान जैसी प्रतिभाएं इस स्मरण को कहां तक लेते जाए, कितना कहते जाए, भंडार भरा पड़ा है। जिस तरह काशी अनंत है वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है। काशी के विकास में इन अनंत पुण्य आत्माओं की ऊर्जा शामिल है। इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की विरासत शामिल है। इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, एक लंबा भाषण, उसका कुछ अंश आपके सामने हम पेश कर रहे थे और प्रवचन करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासकर काशी की क्या भूमिका रही है इतिहास में उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आए और बहुत सारी बातें इन्होंने रखी है। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व यही हम बात कर रहे हैं और आज से ठीक एक दिन पहले यानी कल जयपुर में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा हिंदू और हिंदुत्व पे, उसे भी सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और खासकर आप देखेंगे कि लगातार कांग्रेस और उसके जो सांसद हैं कांग्रेस के राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष, वो लगातार हिंदुत्व पर वार कर रहे हैं। लेकिन क्या हिंदुत्व पर वार करके कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। इस सवाल के तह में भी जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और क्या बीजेपी से धर्म के कार्ड पर कांग्रेस लड़ पाएगी आने वाले चुनाव में, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने कल क्या कुछ कहा था। कांग्रेस की रैली जयपुर में और उस रैली में हिंदुत्व की बात हो तो फिर चर्चा तो मीडिया में चर्चा में राहुल गांधी छाए रहेंगे ही और कल शाम को राहुल गांधी छाए हुए थे। लेकिन सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं।
उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू कौन जो किसी से नहीं डरता है? हिंदू कौन जो हर धर्म का आदर करता है? वो है हिंदू। तो राहुल गांधी को सुन रहे थे आप। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी राजेश बादल जी। राजेश बादल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे अमित मौर्य जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है। अमित जी, आप वाराणसी में हैं। वाराणसी में क्या कुछ आज रहा? खासकर आपको बैठाने का एक मकसद ये भी है कि आंखों देखी आप बता सकते हैं कि कैसा माहौल है काशी का। और खासकर कहा यह भी जा रहा था कि कुछ लोग जो हैं, कुछ ग्रुप प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम का बहिष्कार भी कर रहे थे। और कुछ ऐसी खबरें आई हैं यहां तक। थोड़ा आपसे फर्स्ट हैंड समझना चाहूंगा। देखिए, काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और भगवान भोलेनाथ की नगरी है। और आज काशी शिवमय रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धर्म और राजनीति अलग अलग विषय होते हैं। और शिव हो या राम हो या कृष्ण हो, वो हमारे लिए आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, वो एक राजनीति का विषय हो जाता है। और रही बात, मैं आपसे बताऊं कि आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहाँ कल शाम से ही पुलिस की धारा 149 के तहत नोटिस तामील करा दी गई थी। और जितने भी बड़े नेता थे सबको नजरबंद कर दिया गया था। और जहां तक मैं आपसे बताऊं कि मोदी जी अपनी छवि का, हिंदुत्व का डेंट पेंट कर रहे हैं। और ये मोदी जी का चुनावी इवेंट है। मैं आपसे बता दूं, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की जो बदहाली जो आप देखे हैं अभी प्रदेश में कोरोना काल में या देश में, तो इनके पास जो धार्मिक अफीम है, तो ये धार्मिक अफीम को एकदम अपनी राजनीति का ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात पढ़ा लिखा वर्ग तो बहुत अच्छे से समझ रहा है कि ये क्या है। आज ये मैं आपसे बताऊं कि 50,000 वर्ग किलोमीटर का ये दायरा जो फैलाया गया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए, तो मैं बता दूं इसमें कम से कम सैकड़ों छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिए गए। शिवलिंगों की स्थिति इतनी बुरी थी, जो शिवलिंग हमारे पूजनीय थे, मतलब कूड़ा कबाड़ की तरह वो फेंके गए थे। तमाम संतों ने यहाँ आंदोलन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा फर्जी मुकदमे लाद कर उनको जेल भेज दिया गया। और 700 करोड़ रुपया का बजट था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, सुंदरीकरण होना नहीं चाहिए, सुंदरीकरण जरूरी है। काशी विश्वनाथ को जिस तरह, कॉरिडोर को जिस तरह से सजाया गया था वो काबिल तारीफ है, अच्छा बनाया है। क्योंकि बनारस जो पर्यटक की नगरी है, लोग यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं और पूरे भारत से यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये तो इसका जो सुंदरीकरण हुआ है, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो 700 करोड़ का भारी भरकम बजट है, क्या इन 7.5 साल में मोदी जी का कार्यकाल है, क्या एक भी बनारस में कोई नया सरकारी अस्पताल बना? क्या एक भी कोई नया स्कूल बना? काशी विश्वनाथ का दर्शन करके IAS PCS तो नहीं बन सकता आदमी ना, उसके लिए शिक्षा चाहिए ना। तो ये बात है। और मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि पूरी तरह से सरकार इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो इवेंट हुआ है, जो लोकार्पण हुआ है, इसका पूरा लाभ जो है चुनाव में लेने का कोशिश करेगी। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में भी ये पूरा टीका लगा के केदारनाथ गए थे। तो चुनाव से पहले ये पूरा धर्म का इस्तेमाल अपने राजनीति में करेंगे। इनके लिए न राम का इज्जत है, न कृष्ण का इज्जत है, न शिव का इज्जत है। इनके लिए राम, कृष्ण, शिव बस एक वोट पाने के लिए, वोट पाने वाले भगवान है। और ये इसी पर कार्य करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। आप बता रहे हैं यहाँ पर सुमन गुप्ता जी, आप लखनऊ में बैठी हुई हैं और
काशी की धमक लखनऊ तक, हम तो यहाँ सुन रहे हैं दिल्ली तक में गूंज, और हर घर में टेलीविजन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी लाइव दिखाए जा रहे हैं हर टेलीविजन चैनल पर। अभी देख रहा था जब ये कार्यक्रम में शुरू करने जा रहा था, तो वहाँ बनारस से लेकर के लखनऊ तक का क्या हाल है ये आपसे समझना चाहूंगा। और साथ में क्या ये जो चुनाव का समय है, 2019 में शिलान्यास और अभी उद्घाटन, और 2 साल में बिल्कुल कहें तो इसमें कोरोना की 2 लहरें भी आई, काशी में काम जोरदार ढंग से हुआ होगा। 340 करोड़ रुपए की परियोजना ये बताई गई है, और इस परियोजना के तहत अब चुनाव से पहले जिस प्रकार काम हो रहा है या उद्घाटन कर रहे हैं, और मोदी जी 30 घंटे के लिए 34 घंटे के लिए बनारस में हैं, किस रूप में आप इसको देखती हैं, और इसका क्या सचमुच लाभ मिलने वाला दिखाई दे रहा है, वो भी पूर्वांचल में? क्योंकि पूर्वांचल में कहा जा रहा है कि जैसे पश्चिम में खतरा है बीजेपी के लिए, वैसे ही खतरा पूर्वांचल में भी हो गया है। किसानों के आंदोलन को लेकर पश्चिम में, और पूर्वांचल का हाल भी बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। क्या संजीवनी साबित हो सकता है ये जो उद्घाटन है वो? जी, ये संजीवनी साबित होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से इलेक्शन मोड में उत्तर प्रदेश है, और मोदी जी की रैलियां भी जिस तरीके से पिछले 2 महीनों के अंदर हर तीसरे चौथे दिन उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई उद्घाटन, कोई ना कोई समारोह में आ जाते हैं, वो ज्यादातर गवर्नमेंट के ही कार्यक्रम होते हैं। यद्यपि उस गवर्नमेंट के कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरीके से ये नैरेटिव चेंज करने की बात है, उत्तर प्रदेश में अगर इतना अधिक विकास हुआ है जैसा कि कहा जा रहा है कि विकास से पूरा सरोबार है, पूरा उत्तर प्रदेश ही है, तो फिर ये मुद्दे लाने की, ये नैरेटिव चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है राजनीतिक रूप से एंड इलेक्शन मोड में? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों से लोग अलग करते रहे हैं। क्योंकि आप 1989 में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या जैसे मुद्दे को अपनाया था, उसके बाद से ही उसकी बढ़त हुई। उसके पहले 1984 से लेकर के आप 89 के बीच की स्थितियों को देखें तो उसके कितनी लोकसभा या विधानसभाओं में कितनी सीटें थीं, इस पे भी आप एक नजर डाल सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये पार्टी की जो प्रगति हुई, यही एक बड़ा कारण है कि वो इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी तो उनका पहले का एजेंडा था, कोई नई बात नहीं थी। ये बात अलग है कि अयोध्या के बाद अभी अगर ऐसा नहीं था तो उनके उप मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से जो उनका गवर्नमेंट का था, कहते हैं ना कि मंत्रियों की आपस में एक जिम्मेदारी होती है कि कोई भी मंत्री कहेगा तो माना जाएगा ये सरकार की बात है। तो उन्होंने जो अपने ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया था, खासकर मथुरा के बारे में, और कुछ संगठनों ने जो अपने को हिंदुत्ववादी संगठन कहते हैं, उन संगठनों ने जिस तरीके से वहां पे उधम मचाने की कोशिश की, तो इससे क्या लगता है कि ऐन चुनाव के वक्त ये सब शुरुआत क्यों? ये तो पहले भी किया जा सकता था। ऐसी कौन सी ऐसी बात आ गई कि जिसके वजह से कि जब चुनाव सिर पर है, जिसकी अधिसूचना मेरे ख्याल से दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आने वाली है, जैसे कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, फिर ये सब जहां तक अगर ये करना भी था, करिए, कोई बात नहीं है। आप एक अच्छी बात है कि आप धर्म, पर्यटन, इन सब चीजों के लिए करिए, सरकार है और अच्छा बनाइए, लोग आए। बनारस अच्छी जगह है जहां पर लोग पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, और विदेशी काफी संख्या में आगरा और आपके बनारस में आते हैं। तो पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, दोनों अलग अलग स्थितियों में आते हैं। पर्यटक की स्थिति दूसरी होती है और श्रद्धालु की चाह दूसरी होती है। लेकिन आप देखिए कि एक कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था,
लेकिन जिस तरीके से ये पूरे एक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरीके से उसके सारे संगठनों को और मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि वो विभिन्न जगहों में जाकर के शिवालयों में पूजा अर्चना करेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, लोगों को बैठा करके वहां दिखाएंगे इस कार्यक्रम को, इसका क्या मायने? इसका तो कोई इस तरीके का मतलब है नहीं। अभी आप एक प्रेस रिलीज की बात मैं कर रही हूं कि अभी बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, उन्होंने वहां पर प्रयाग में जो है उन्होंने शोभा यात्रा अपने निर्वाचन क्षेत्र में निकाली है 5 मंदिरों में, और इसी के साथ उन्होंने जो जारी भी हुआ है उनका प्रेस रिलीज, उसमें कहा गया है कि हिंदुत्व, बिना हिंदुत्व के विकास हो ही नहीं सकता। इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन यह कहना कि बिना हिंदुत्व के विकास हो ही नहीं सकता, और महानगर पूरे प्रदेश भर में, वैसे तो पूरे देश में ये स्थित होगी, मैं पूरे देश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर शहर में इस तरीके के मंदिरों में आयोजन एक राजनीतिक दल द्वारा किए जाएं, तो इसका क्या मायने निकाला जाना चाहिए। और केदारनाथ, प्रधानमंत्री की केदारनाथ यात्रा के दौरान भी यही स्थिति आई, जब सारे शिवालयों में, सारे मंदिरों में इस तरीके के आयोजन किए गए, और वो आयोजन आम जनता द्वारा नहीं किए गए, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं उनके द्वारा किए गए, जिसमें मंत्रियों ने भागीदारी की और पदाधिकारियों ने भागीदारी की, बाकायदा घोषित तौर पे की, कोई ऐसा चुपचाप कोई ये कार्यक्रम नहीं था। इसके क्या मायने निकाले जाएं कि धर्म और राजनीति को एक में मिला देना, कि जिसका कॉकटेल बना करके उसका इलेक्शन का कितना लाभ उठाया जाएगा, नहीं जाएगा, ये तो आने वाली पब्लिक तय करेगी। इसमें हम आप सिर्फ उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। जी राजेश, बहुत सारी बातें हैं जिस पर अभी चर्चा आगे हम अभी करेंगे। अमलेंदु जी, क्या कुछ देख रहे हैं पश्चिम से लेकर पूरब तक? अब क्या एक हिंदुत्व के एजेंडे पर भाजपा आ चुकी है? देखिए राजीव जी, भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे से हटी कब थी, और उसके पास कुछ एजेंडा है भी नहीं। जैसा कि अमित मुझे कह रहे थे कि भाई बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से आईएएस तो नहीं बन जाएंगे, आईएएस छोड़िए, कुछ भी नहीं बन जाएंगे। बाबा का आशीर्वाद तब काम देगा जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ काम करेंगे। तो जब वो साधन नहीं होंगे तो बाबा का आशीर्वाद कहां काम करेगा। दूसरी बात यह है कि इतनी बेशर्मी जो है, जैसे बेशर्मी ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, कि जिस दिन संसद पे हमले की बरसी का दिन हो तो उस दिन ये काहे के ढोल नगाड़े पीटे जा रहे थे। और अभी जो है एक बड़ी दुर्घटना इस देश के अंदर होके चुकी, और देश का एक सेना का बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी, तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा अधिकारी, और उसके साथ अन्य सैन्य अधिकारियों की दुखद मृत्यु हुई, तो उसको भी 10 दिन भी नहीं बीते हैं। तो ऐसे समय में इसका ये क्या मकसद है, इसका मतलब ये किस लिए था ये सब आयोजन, ये समझ में जो है वो नहीं आया। ये सब जो समझ से परे है। दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछा कि पश्चिम से लेकर पूरब तक, देखिए पश्चिम में तो ये इस पर संदेश है ही कि प्रधानमंत्री जो है वो कुछ खास पूंजीपति के मित्र नहीं, ये संदेश है। संदेश जो है किसानों की तरफ से पूरे देश में जो एक संदेश है वो चलिए वो भी उससे अछूता नहीं है। ये संदेश जो है वो पहुंच चुका है। वो कितना काम करेगा वो बात अलग की, लेकिन आप अगर आम आदमी से किसी से भी बात कीजिए, छोटे से छोटा जो मतलब कुछ नहीं जानता होगा उससे ही पूछिए, तो वो तुरंत जो वो कहेगा कि वो हम तो हमारे द्वारा नाराज हो, उस तक पहुंच चुका है, हर आदमी तक पहुंच चुका है। और इसको पहुंचाने में किसान आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो वो कितना कारगर होगा नहीं होगा वो चीज अलग की है, लेकिन ये छवि जो है वो एक बन चुकी है कि प्रधानमंत्री जो भी करते हैं वो अपने कुछ खास मित्रों के लिए करते हैं, और इसीलिए जो है वो सब ये सब किया रहा है। और फिर आप पहुंचे बनारस में, आपने कहा कि माँ गंगा पवित्र हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जब माँ गंगा बुला रही थी, जब उस गंगा में जो थी वो लोग पीएमओ का, वहां पीएमओ का जो ऑफिस है बनारस में, लोग उस पर कॉल कर करके थक गए थे, वो वहां कॉल अटेंड करने वाला नहीं था। जब डॉक्टर मांगे जा रहे थे, जब ऑक्सीजन के सिलेंडर मांगे जा रहे थे, तब ये कहां का दम माँ गंगा का बेटा, ये सवाल तो 50 लोग भी पूछ रहे होंगे मुझे लगता है।
और अगर आप बनारस के लोग उस बात की जाने तो इस पर ज्यादा बता सकते हैं, ये सवाल तो लोगों के अंदर होंगे। बनारस भोले बाबा की नगरी है, तो मोदी जी के आने से नहीं बन गई कि मोदी जी पहुंच गए तो उन्होंने उसको भोले में कर दिया। मोदी जी तो जाकर के उस रंग में जाके रंगे होंगे। तो मोदी जी के जाने से जो है ये कुछ नहीं हुआ, तो ये तो अपने आप है। तो लेकिन जो है ये सवाल तो निश्चित तौर पर उठ रहे हैं काशी के लोगों के अंदर। आप सोशल मीडिया पे देखिए काशी के लोग जो हैं, बनारस के लोग जो सब लिख रहे हैं इस तरीके से, और सब लिख रहे हैं कि भाई इतने शिवालय जो है वहां तोड़ डाले गए, इतने वहां मंदिर तोड़ डाले गए, बुरी दुर्गति हुई, ऐसा तो औरंगजेब के समय में भी नहीं हुआ। तो ये जिम्मेदारी किसी की तो बनेगी ना, ये जिम्मेदारी कौन लेगा इसको लेकर के। तो मुझे लगता है कि जैसा अमित मौर्य भी अभी कह रहे थे और सुमन जी भी कह रही थी कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये सर मुझे लगता है कि कल जो राहुल गांधी बोले हैं और उन्होंने जो अटैक किया एकदम से कि हिंदू और हिंदुत्ववादी के अंतर समझाने को, तो अब जो हिंदुत्ववादी है उनको बेचैनी बढ़ गई कि अपने को हिंदू साबित करें। तो ये हिंदुत्ववादी जो है ये स्वयं को हिंदू साबित करने के लिए और ज्यादा जतन कर रहे हैं और ज्यादा जतन करेंगे आने वाले समय में भी, क्योंकि इनको साबित करना है कि ये हिंदुत्ववादी नहीं बल्कि हिंदू है। मुझे लगता है कि लंबी लकीर तो खिंच गई है हिंदू और हिंदुत्ववादियों के बीच में, क्योंकि आम जनमानस जो है वो हिंदू है और जो प्रधानमंत्री या कुंदवा है जिसको प्रधानमंत्री याद नहीं इस कुंदे से, वो हिंदुत्ववादी है। तो हिंदुत्ववादियों को स्वयं को हिंदू साबित करने के लिए मेहनत तो बहुत करनी आएगी, कि बाकी इसके परिणाम में निकलेंगे ये तो चुनाव बताएगा। रामलेंदु जी, हिंदू और हिंदुत्ववादी, आइए अब उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊंगा, फिर राजेश जी आपके पास भी। लेकिन प्रशांत जी आपके पास आने से पहले एक बार फिर से राहुल गांधी ने कल क्या कुछ कहा है उसको एक बार फिर से सुनते हैं और फिर चर्चा को अब आगे इस रूप में लेके चलते हैं कि क्या हिंदू और हिंदुत्व दोनों को लेकर के कांग्रेस की जो बातें चल रही हैं, कांग्रेस के नेता खासकर राहुल गांधी जिस प्रकार प्रहार कर रहे हैं, वो क्या सचमुच भाजपा उसी हिसाब से ले रही है और उसी की परिणति है। चाहे केदारनाथ से ले लें तो केदारनाथ धाम से लेकर के काशी विश्वनाथ धाम तक, और इसमें सोमनाथ भी है, इसमें अयोध्या भी है, तमाम जगहों के जीर्णोद्धार की जो बातें हो रही हैं वो, और मंदिरों के जरिए घर घर तक पहुंचने की कोशिश क्या बीजेपी और उसमें सफल हो पाएगी, ये समझने की कोशिश। लेकिन पहले आइए राहुल गांधी को एक बार फिर से सुनते हैं। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा, किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। तो प्रशांत जी, हिंदू कौन और हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदू और हिंदुत्व के फर्क को बता रहे हैं राहुल गांधी और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और ऐसे कल हमने देखा यहाँ भी जयपुर में भी। आखिर क्या एक अलग राह पर और उसमें भी जो हिंदू बनाम हिंदुत्व की जो बातें यहाँ हैं इसको रख करके कांग्रेस बेनिफिट में रह पाएगी? निश्चित तौर पे राहुल गांधी एक रिस्क ले रहे हैं, पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं ये काम करके। और आपको याद दिला दे राजीव जी कि इनके पिताजी राजीव गांधी ने ठीक उल्टा काम किया था और अयोध्या से चुनाव का प्रचार शुरू किया था। तो राहुल गांधी निश्चित तौर पे वो काम कर रहे हैं जो इस देश के बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, पत्रकारों को
सोशल रिफॉर्मिस्ट को करना चाहिए था बहुत पहले से। अगर वो बहुत पहले से ये करते तो आज भारत के संविधान पे, लोकतंत्र पे, भारत की अर्थव्यवस्था पे, तमाम सामाजिक ताने बाने पे जो खतरा है, जो नुकसान हो रहा है, वो शायद बच पाता। तो राहुल गांधी निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल रिस्क तो ले रहे हैं, और ये जरूरी रिस्क है देश के हित में, क्योंकि दूसरे कोई नेता ऐसा रिस्क लेते नहीं दिख रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, हिंदुत्व को समझना होगा। जैसे उन्होंने बहुत दो सिंपल उदाहरण लिए, गांधी और गोडसे। हिंदुत्व की परिभाषा देने वाले, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कलमबंद करने वाले गोलवरकर बंच ऑफ थॉट्स में वो महात्मा गांधी की हत्या के बाद गिरफ्तार भी हुए थे। वो दो चीजें बहुत साफ, दो तीन चीजें उनकी आइडियोलॉजी से हिंदुत्व के बारे में बहुत साफ निकलती हैं। एक तो उनका हिंदुत्व मनुवादी है, और मनुवादी का मतलब है कि वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाला या उसको संरक्षण करने वाला हिंदू धर्म है वो। और उसकी झलक आपको मिलती है जब नरेंद्र मोदी सरकार आरक्षण को खत्म करके ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे लेटरल एंट्री करती है। ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। तमाम जो आरक्षण के खाली जगहें हैं आरक्षित, उनको नहीं भरा जाता है। तो ये हिंदुत्व है। जिस तरीके की मार्किंग का मामला अभी जेएनयू में सामने आया, ये हिंदुत्व है। तो ये हिंदुत्व इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। जब आप देखते हैं, रोज खबरों में पढ़ते हैं कि दलित परिवार के लोगों को घोड़ी पे चढ़ने पर मार दिया गया, उनको कुएं पानी आज भी नहीं पीने को मिलता, उनके ऊपर तमाम तरीके के जुल्म किए जाते हैं। अभी भी एक वीडियो चल रहा है जिसमें कि एक वंचित समाज के लोगों को उठक बैठक कराई जा रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की परिणति है जो हो रही है। दूसरा उसका आयाम है दूसरे धर्मों के प्रति नफरत। तो वो हम लगातार पिछले 7 साल से देख रहे हैं। लगातार ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं, लगातार मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। और तीसरा उसका जो आयाम है वो भारत के संविधान को चुनौती देना। भारत का जो सेकुलर संविधान है, जो बराबरी की बात करता है, सेकुलरिज्म तो बाद में आएगा हिंदुत्व में निशाने पर। पहला उनका जो टारगेट है कि बराबरी का सिद्धांत, क्योंकि इनका हिंदुत्व मनुवाद को पहचानता है। और ये मैं उन्हीं के बंच ऑफ थॉट्स में लिखी हुई बातें ही बता रहा हूं आपको। और वो जर्मनी से बहुत प्रभावित रहे, हिटलर से प्रभावित रहे, ये तो सर्वविदित है। उन्होंने उसको लिखा है अपनी हिटलर से मोहब्बत को छुपा नहीं पाए। तो अब आप देखिए कि बंच ऑफ थॉट्स में या दूसरे लिटरेचर में जो गोलवरकर कह रहे हैं, वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार में आपको स्टेप बाय स्टेप होता हुआ दिख रहा है। तो ये हिंदुत्व है। और इस हिंदुत्व का दूसरा जो चेहरा आपको सामने दिख रहा है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बेरोजगारी भारत से कम हो गई है। अर्थव्यवस्था अभी भी माइनस में है। तो अर्थव्यवस्था की जर्जर हालत है, नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और जैसा अभी अमित जी बता रहे थे कि जितना पैसा इसमें खर्च हो रहा है, कोई बनारस में अस्पताल नहीं बने, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई नया कॉलेजेस नहीं बने। तो यही हिंदुत्व है कि जन सुविधाएं, शिक्षा से वंचित रखो। यही वंचित समाज को और धकेल दो पीछे, कि उसको भारत के संविधान और डेमोक्रेसी से जो उसको ताकत मिली है,
जो जिन लोगों को जिनके अंगूठे काटे गए, उनको वो अगर पढ़ने जा रहे यूनिवर्सिटी में तो उनको नौकरियां से निकाल दो, उनको उनको उनके लिए आरक्षण के रास्ते बंद कर दो। ये हिंदुत्व है, इसको समझना होगा। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि वो किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। उसका, जैसा अमित जी कह रहे थे, कि उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनके राम कृष्ण शिव जो है वो पॉलिटिकल टूल्स हैं। असली मंसूबा जो है वो वही है कि अंबानी अडानी के घर भरो, लोगों को, वंचित समाज को पीछे रखो, दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाओ। जी सही कह रहे हैं राजेश बादल जी। क्या लगता है ये जो हिंदू और हिंदुत्व के फर्क को जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, और वो भी उस दौर में जिस दौर में हम देख रहे हैं कि यहाँ अंधभक्ति के अलग अलग नमूने पेश किए जा रहे हैं और हम सब 2-4 रोज होते हैं, क्या लगता है आपको कि इतना आसान है ये? और उसमें भी आज की तारीख में जब एक विकल्प भी चाहिए, विपक्ष, मजबूत विपक्ष के रूप में भी अगर विकल्प बनना हो तब भी, और सत्ता पर काबिज होना हो तब भी, और ऐसे में ये जो रास्ता है, ये क्या आपको लगता है ये सही राह? तो वो मैं भी मानता हूं, आप भी मानेंगे कि राह तो यही है, लेकिन कितना कठिन है। और आज की तारीख में जिस पर थोड़ा सा इशारा अभी कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी, मैं चाहूंगा उसको आप थोड़ा और आगे बढ़ाइए। राजीव जी, देखिए ऐसे है कि जब किसी खेल में कोई एक खिलाड़ी अगर फाउल गेम खेलता है तो दूसरे को भी फिर नियम तोड़ने पड़ते हैं। शायद मैं ये पसंद नहीं करता कि भारत की सबसे पुरानी जिम्मेदार लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस हिंदुत्व के मामले पर इस तरह से राहुल गांधी बहुत अच्छा बोले, और ये बोलना अब समय आ गया था, वक्त आ गया था कांग्रेस की नजर में, तो इसलिए उन्होंने बोला। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ही थी कि उस पर आप बोलते। क्यों? काम के आधार पर आप उनको पराजित नहीं कर सकते। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ। 80 के बाद 15 साल उनके हुकूमत के हो गए, 99 से लेके 2004 तक, और 2014 से लेके अब 24 तक रहेंगे। बीच में 1.5 साल करीब अटल बिहारी वाजपेयी का और जोड़ दीजिए तो 16.5 साल करीब भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब अगर एक बार आप देख लें कि उनके खाते में उपलब्धियों के नाम पर कौन सी चीजें हैं, उसमें आप संसद पर हमला, लाल किले पर हमला, कारगिल में अपने घर में चोर घुसाया, आपने उनको मार के भगाया, आप करगिल के गीत गाने लगे, आप अक्षरधाम पर हमला हुआ, उसके बाद के दौर में नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद किसान आंदोलन से आप जैसे निपटे, उसके बाद आप कोरोना में जिस तरह से निपटे, नाकामी सामने आई, व्यवस्था की पोल खुली। तो आपके खाते में जब कोई उपलब्धियां ही ना हो तो जो तीर समय समय पर चलता रहा है, कभी, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुत्व का तीर कोई ऐसा अकाट्य ब्रह्मास्त्र है जो हर चुनाव में चल ही जाएगा, बेशक चला है, एक आध बार हुआ है, 2 से 86 पर जब पहुंचे थे, 2 संख्या से थे तो, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हर बार चल ही जाए। फिर भी मेरे ना चाहते हुए भी राहुल गांधी ने अगर कल ये बात साफ की है तो उसमें ये बात बहुत स्पष्ट है कि हिंदू जो है, हिंदू होना एक बात है और हिंदुत्व का आचरण करना दूसरी बात है। उन्होंने इस बात को बहुत साफ कर दिया कि जो हिंदू है वो सच के प्रति आग्रह करता है, जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह जो है, सत्य के प्रति आग्रह था। हिंदू सभी धर्मों के प्रति सम्मान करता है, सारे मजहबों के प्रति सम्मान करता है, और यही बात तो थी कि जब आजादी के पहले से लेकर लगातार लंबी परंपरा रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर धुर दक्षिणपंथी लोग भी थे, वामपंथी लोग भी थे, समाजवादी भी थे, मध्यमार्गी भी थे। कौन सी धारा वैचारिक तौर पर ऐसी नहीं थी जो कांग्रेस में शामिल नहीं थी। तो कांग्रेस के पास तो लगातार उपलब्धियों का इतिहास आप कह सकते हैं, जो भी है। आज 1947 में जब आप खड़े थे, जहां पर खड़े थे, और आज आप जहां हैं, आप ये नहीं कह सकते कि उसमें कांग्रेस के योगदान के बगैर आप महाशक्ति बन गए।
तो ये तो आप कह नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अफसोस की बात यह है कि चूंकि उनके पास कोई तीर नहीं, समय बहुत मिला था, पहले 6.5 साल और उसके बाद 7-8 साल। आप चाहते तो, जैसे कि अभी हमारे पूर्व प्रशांत जी ने भी और अमित ने भी ये बात कही कि देखिए उन समस्याओं को नोटिस आपको करना पड़ेगा जिनके प्रति, जिनकी वजह से लोग परेशान हैं। क्या उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, वो उत्तर प्रदेश का जो आदमी है, क्या स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट है? बहुत खुश है। 700 करोड़ में 1-1 करोड़ के 700 अस्पताल तो खोल ही सकते थे आप। जो अस्पताल है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे सकते थे। आप शिक्षकों, अस्पतालों में आप डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं, स्कूलों में आप शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं, आप अगर स्कूल हैं तो शौचालय नहीं है, लड़कियां जाएं तो जाएं कैसे? तो ये बुनियाद, बेरोजगारों की फौज उत्तर प्रदेश में ऐसी है कि मुझे लगता है कि कहीं अगर कहीं वो विस्फोट हुआ तो बहुत बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाएगी। तो जब योगी सरकार के पास नाकामियां ही नाकामियां हैं खाते में, अब चक्कर यह है कि उनको अगर मैं दोनों शिखर पुरुषों की बात करूं, राहुल गांधी की और नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी आत्ममुग्ध, आत्म केंद्रित एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी नाकामी किसी सूरत में देखना नहीं चाहते। अपनी पार्टी के ही मुख्यमंत्री से वो बराबरी से, जो है 1 साल से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में वो झगड़ा उनका चल रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो 3 राज्यों में जब वो अध्यक्ष बने तो 3 राज्यों में उन्होंने सरकार, अपनी पार्टी की सरकार बनाई। कर्नाटक के और बाद के कुछ उपचुनाव में आप देखिए नतीजे वो फेवर में आए। लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हारे तो नैतिक आधार पर वो पद भी छोड़ देता है। तो एक तरफ ये एक भावना है, दूसरी तरफ ये है कि मैं ही सब कुछ हूं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। तो ये फर्क, मैं सिर्फ एक ही उदाहरण मैंने दिया है, लेकिन हिंदुत्व का जो सही रूप है, जो कह रहे हैं राहुल गांधी ने कल बिल्कुल साफ कहा, बिल्कुल स्पष्ट किया। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस ने एक बार साफ कर दिया है, अब इसे बहुत ज्यादा लंबा उनको नहीं खींचना चाहिए। उनको अपने जो उन्होंने काम किया है 10 साल में, 2004 से लेकर 14 के बीच में संसदीय गरिमा की जो बात हुई है, 2006 में मंदी आ गई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी आई थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2014 में कहां लाके आर्थिक स्थिति ले आए थे। क्या उनके पास नहीं है? क्या खाद्य सुरक्षा की गारंटी का अधिकार नहीं, सूचना का अधिकार, तमाम स्तरों पर बेरोजगारी रोकने के प्रयास, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखारने के प्रयास, तो उनके पास तो उपलब्धियों का खजाना है। तभी तो ये है कि हाँ, 1.5 साल आखिरी के जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे वो ठीक नहीं बीते, या ये कहें कि पब्लिसिटी के मारे हो गए, वो पब्लिसिटी के शिकार हो गए, वो एक प्रोपेगेंडा और स्टंट के शिकार हो गए। लेकिन राहुल को कल स्पष्ट करना था, कर दिया उन्होंने। अब उन्हें अपनी मुख्य लाइन पर लौटना चाहिए, ऐसा मैं चाहूंगा। जी, मुख्य लाइन पर लौटना चाहिए। और लेकिन सुमन जी, थोड़ा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में और खासकर हिंदुत्व का राग तो भाजपा अलापती रही है, और उस पर अगर कांग्रेस की तरफ से हिंदू बनाम हिंदुत्व की बातें अगर होती हैं तो इसका क्या मतलब, आज की तारीख में इसकी चर्चा क्या लखनऊ में हो रही है कि कांग्रेस भी उसी राग में, भले आप हिंदू नहीं हिंदुत्व की बात करें या हिंदू हिंदुत्व के फर्क को समझाएं, लेकिन आ तो रहे हैं आप उसी पिच पर? जी, ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी, जैसे पिछले दिनों ये लगा कि जब गुजरात के चुनाव थे तो ये बात होने लगी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर घूम रही है, और राहुल गांधी के ही बहुत सारे जनेऊ वाले पोस्टर और मंदिर में दर्शन करने वाले शिवालय वाले पोस्टर यहाँ कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर जो है लग गए थे। तो जैसे लगता है कि इस तरीके की बातें कर करके ऐसा लगता है कि हम उन्हीं के पिच पे खेलने लगते हैं। अगर हम, इससे बेहतर होता कि हम उनकी परफॉर्मेंस पे बात करते, वो ज्यादा बेहतर होता के बजाय कि हम उसको हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या करने से। ठीक है, ये एक बहस, डिबेट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो एक पब्लिक परसेप्शन है, और खासकर 2014-2017 के बाद आप देखिए कि राजनीति का जो केंद्र बिंदु हो गया है
वो एक तरीके से धर्म हो गया है, गाय हो गई है, गोबर हो गया है, इस तरीके की चीजें जो है गाय गोबर और हिंदुत्व इस तरीके के तरफ लोग ले जाकर के इलेक्शन को ले जाते हैं, बीच में इस तरीके की बातें करने लगते हैं जो मुख्य मुद्दे से लोगों को भटका देना है या हटा देना है। हमको पब्लिक के मुख्य मुद्दे पे आकर के बात करनी चाहिए और उसी पर केंद्रित करना चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ। क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या ऐसा नहीं है कि पब्लिक उसके बारे में जानती नहीं है या लोग जो इस तरीके की बातें लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है। सभी को इसके बारे में पता है। तो बजाय कि एक अपने जो पार्टी जिसको आप अपना मान रहे हैं कि जिसके खिलाफ हमको लड़ना है, तो हम उसी के पिच पे जाकर के क्यों खेलने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रही हूं कि यहाँ की भी जो रीजनल पार्टियां हैं वो भी कई बार जाकर के उन्हीं के पिच पे खेलना शुरू कर देती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अपने को दूसरे के मुद्दे से तो अलग रखना ही चाहिए और खासकर पब्लिक के जो मूल बुनियादी मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए, बजाय कि हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करें। जी बिल्कुल, हिंदू और हिंदुत्व। प्रशांत जी, एक बार आपके पास फिर से क्या लगता है आपको, हम एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और धीरे धीरे उनका अग्रेसिवनेस जो है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार कल ही अगर हिंदू हिंदुत्व की बात हो रही है तो आज जिस प्रकार सुबह से लेकर के अभी, हालांकि कहा जा रहा था कि शाम को आरती वाला जो कार्यक्रम उनका था जिसमें लाइव वो बैठे हुए हैं वो कार्यक्रम शायद नहीं था, लेकिन उसको भी अब लाइव दिखाया जा रहा है और सुबह से लेकर के रात तक और 30 घंटे तक जब वो वाराणसी में रहेंगे तो हर घर में प्रधानमंत्री का वो चेहरा जाएगा जो एक प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगाता है, जो पहले माँ गंगा का बेटा कहता है वो डुबकी लगाता है, फिर ट्वीट करता है, फिर हाथ में कलश लेता है, अलग अलग ढंग से वस्त्र पहनता है, तमाम तरह से हिंदू कहें हिंदुत्व कहें जो भी कहें और उस एजेंडे को पूरा सामने रखने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो ये वार करते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो हिंदुत्व है, वो हिंदू नहीं हिंदुत्व है। ये जो फर्क है, थोड़ा इस पर और चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि प्रशांत किशोर की बात अगर करें तो वो भी कहते हैं कि कांग्रेस जिस पिच पे खेल रही है, कांग्रेस जिस प्रकार राजनीति कर रही है, ऐसे में तो अगले 20-30 साल तक बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। तो ये जो बातें आ रही हैं, इन बातों के बीच जनता जो है वो क्या उसमें भटकाव नहीं आएगा? क्योंकि एक तरफ प्रियंका गांधी को हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में काफी मेहनत करती हुई नजर आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके पिच पर खेलने की, जैसे सुमन जी भी बोल रही थी, आप भी पहले बोल चुके हैं, राजेश बादल जी बोल चुके हैं, तो उसी बात को मैं थोड़ा समझना चाहता हूं और कि क्या ये जो तरीका है, ये जो एजेंडा है, एक तरफ कोरोना काल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों से अलग हट करके उसी पिच पर जा रहे हैं आप, और उसमें भी उत्तर प्रदेश जैसे, जिसमें कि बीजेपी अभी से जिस पिच को तैयार करने की कोशिश में लगी हुई थी, अयोध्या के बाद क्या, तो अयोध्या के बाद अब काशी आप ले आए हैं, मथुरा की बारी आप कह रहे हैं और मथुरा पे लगातार आप अलग अलग ढंग से, भले वाकयुद्ध ही सही, लेकिन आपने शुरुआत तो कर दी है सोशल मीडिया के जरिए। देखिए, राजेश बादल जी की बात से मैं सहमत हूं कि इसको बहुत लंबा ना खींचा जाए, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि हिंदुत्व के मामले पर, हिंदू और हिंदुत्व के मामले में या बीजेपी की राजनीति पर एक बार राष्ट्रीय बहस तो होनी चाहिए। और ये काम, जैसे मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी का नहीं था, ये काम तमाम सोशल सिविल सोसाइटी और प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस और सामाजिक कार्यकर्ताओं का था कि उस पे वो जन जागरण करते, वो उस ढंग से नहीं हुआ। अब जिसको अंग्रेजी में कहें कि यू कैन नॉट इग्नोर एलिफेंट इन द रूम, वो इतना बड़ा हो गया है कि अब आप उसको दाएं बाएं करके आप आगे नहीं निकल सकते, एड्रेस करना पड़ेगा उसको। अभी तक क्या हो रहा था राजीव जी कि ये तमाम सारे जो मुश्किल सवाल भारत की राजनीति में थे,
इनको हम लोग वामपंथी दलों में आउटसोर्स कर देते थे और वो हमारा पॉलिटिक्स का मॉरल कंपास था। अब वामपंथी पार्टी हाशिए पे चली गई, इसी वजह से चली गई कि वो बेचारे सबका कूड़ा साफ वो करते थे अकेले। तो ये काम तो करना पड़ेगा। तो वो वहां तक तो राजेश बादल जी से मैं सहमत हूं कि हाँ कर दिया, अब आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुत्व क्या है उसके तीनों आयाम हमने आपको पहले जब मैं आया तो मैंने समझा दिए थे। वो मूलतः मनुवादी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था। पुराने जमाने की वो चीजें लेकर आते हैं, गैर बराबरी को कायम रखना चाहते हैं समाज में, और उनका संविधान से सीधा सीधा झगड़ा। अब देखिए कि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसका खामियाजा क्या है। इसी बनारस में वो व्यक्ति जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सबसे पहले इंडोर्स किया, छन्नू लाल मिश्रा जी की पत्नी और उनकी बेटी कोरोना से मर गई, ऑक्सीजन नहीं मिला उनको। उनकी बेटी का वीडियो आप देखेंगे तो दिख जाएगा कि बहुत ही हृदय विदारक उनका वीडियो है। गंगा में तैरती लाशें हमने देखी हैं। तमाम ऑक्सीजन और रेमडेसिविर ना मिलने की वजह से लोगों को मरते देखा है। शमशान घाट कम पड़ गए, शमशान घाट में और शमशान घाट बढ़ाए जाए या उसकी व्यवस्था की जाए, उसकी जगह वो लगा दिए गए टीन के बैरिकेड ताकि कैमरे में ना आ सके। यह हिंदुत्व की सरकार कर रही थी। दूसरी, आज के ही इवेंट मैनेजमेंट का मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री के जो ये इसके प्रसार भारती के सीईओ हैं, उनका ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि जी काशी विश्वनाथ के मंदिर के लिए 55 कैमरे, 7 सैटेलाइट यानी ओबी वैन, ड्रोन, आरएफ कैमरा, जिमी जिप्स, ये सब लगाया गया। इतना इंतजाम आप कर रहे हैं। आज के अखबारों को उत्तर प्रदेश के देखिएगा तो कोई अखबार ऐसा नहीं जिसमें फ्रंट पेज पे प्रधानमंत्री का विज्ञापन नहीं है। एक राष्ट्रीय अखबार का विज्ञापन लगभग 1 करोड़ का होता है। अगर आप जो आज विज्ञापन फ्रंट पेज पे छपे हैं, उन विज्ञापनों की कीमत आप निकालेंगे तो बनारस में 2 अस्पताल बन जाएंगे, 5 स्कूल बन जाएंगे। इतना महंगा विज्ञापन आपने खर्च कर दिए। पब्लिक का इनकम टैक्स के पब्लिक के टैक्स का पैसा आप इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी एक अहम बात राजीव जी और उठती है, जो पहले भी मैं कह चुका हूं कि देखिए प्रधानमंत्री अभी बार बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। 4.5 साल योगी ने कुछ नहीं किया। अब सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो रहा है जिसमें चीन के एयरपोर्ट की फोटो लगा देते हैं आप। उसके बाद फिर आप आजमगढ़ में जा रहे हैं एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने, जो अभी तक खुला नहीं। उद्घाटन हो गया लेकिन वो खुला नहीं। उसके बाद फिर आप फर्टिलाइजर फैक्ट्री का आपने नींव रखी, गोरखपुर में जाकर अस्पताल की रखी। फिर आज वहां आप चले गए बनारस। अभी कानपुर की मेट्रो का उद्घाटन आपको करना है इसी महीने, और 2-4 चीजें निकल आएंगी। तो ये जो सारा विकास अभी उड़ेला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने बना रखा है एक नियम की जी जब वो शेड्यूल अनाउंस करेगा तब होगा, लेकिन पूरी राजनीति, सरकारी तंत्र, पैसा सब कुछ लग रहा है और वो पॉलिटिकल भाषण दिए जा रहे हैं वहां से। ये प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई पिनल लॉ नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस से बना एक डॉक्यूमेंट है कि हाँ ये हम अपने ऊपर लागू करेंगे। तो प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहकर अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आप ही धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर क्या बचेगा? फिर बचा ही क्या? जी बिल्कुल।
राजेश बादल जी, जरा आप उत्तर प्रदेश को भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं, लगातार वहां जा भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति और आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री लगातार कई सारे शिलान्यास, कई सारे उद्घाटन कर रहे हैं और विकास की बात हो रही है, साथ साथ धर्म की चाशनी भी लपेट रहे हैं उसमें, इन सब का चुनाव पर क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? और अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, स्थगित हो चुका है, कह सकते हैं, सही शब्द स्थगन है उनके लिए, तो स्थगित हो चुका है ये आंदोलन। उसके बाद अब क्या भाजपा को और संजीवनी मिलते हुए दिख रहा है? और उसमें भी अयोध्या है, काशी है, मथुरा की बात हो रही है, ये जो तमाम बातें आ रही हैं, इससे क्या लगता है आपको कि मजबूती की ओर भाजपा बढ़ रही है या बढ़ेगी? राजीव जी, पहले तो मैं ये बात बता दूं कि देखिए, कई बार अक्सर हम लोग अपने विश्लेषणों में एक हमारे अंदर की जिसको एक कहावत है ना कि विशफुल थिंकिंग, वो भी कहीं ना कहीं होती है। लेकिन अगर मैं उस को एकदम परे भी रख दूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अब जिस तरह से जो कमर कसी है और आप जिस तरह से परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है, सारी चीजें, अब ये बहुत देर हो चुकी है। और देर होने का मतलब यह है कि जैसे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब ये दुरुस्त कर नहीं सकते। अब तो का वर्षा जब कृषि सुखानी वाली बात हो गई है, अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो टोटके हैं वो मतदाताओं को प्रभावित करेंगे। आज जो आपने देखा बनारस वाला, मैं भी वो साफ ये आपको बता दूं कि मेरा एनालिसिस तो ये है कि देखिए, आज भी मतदाताओं की आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं का एक बड़ा वर्ग, मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि मोदी के साथ बड़ी अच्छी राय रखता है। महिलाएं उनको पसंद करती हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, अस्पतालों में इलाज नहीं हुआ, किसान आंदोलन नाकाम रहा। महिलाएं मोदी को पसंद करती हैं और इतनी, अब वो समझदार भी हैं कि अगर वोट करके आती हैं तो घर में कहती हैं हाँ भाई, जहां बताया था वहीं वोट देके आए हैं, लेकिन वो वोट देके नहीं आई होती। ये बिल्कुल सही बात है। तो आज जो उनकी जो कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस ने बीते दिनों, प्रियंका ने जिस तरीके से एक वर्ग को पकड़ा है, पहले लखीमपुर खीरी के बहाने किसान को पकड़ा और अब महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने पकड़ा है, महिला घोषणा पत्र अलग से जारी करके 40% रिजर्वेशन की बात कही है, 25% पुलिस में नौकरी देने की बात कही है, और भी 100 में से 60 नाम उन्होंने घोषणा भी उनकी कर दी है। तो ये इसने भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल दिया है। और जो प्रदर्शन ये गंगा में नहाने का है, डुबकी लगाने का है, और इस तरह से जो आस्तिकता का प्रदर्शन है, आप देखिए कि हम लोग तो नास्तिक हो सकते हैं, हम में से कई लोग नास्तिक हो सकते हैं, पुरुष वर्ग में नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं धर्म भीरू ज्यादा होती हैं, उनमें नास्तिक होना बहुत कम प्रतिशत ऐसा होगा कि वो नास्तिक हों। तो इस तरह के जो टोटके हैं, ये जो तस्वीरें हैं, एक टेलीविजन मीडिया में लंबे समय तक काम करते हुए मैं कह सकता हूं कि ऐसी तस्वीरें आपके कहीं अवचेतन में दर्ज हो जाती हैं। तो ये जो प्रयास है डैमेज कंट्रोल का, शायद थोड़ा सा काम कर जाए, लेकिन तमाम जो दूसरे मोर्चे हैं, उन मोर्चों पर आप भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पिछले साल इसकी शुरुआत करना चाहती थी, जब उसने योगी को हटाना चाहा था, और योगी ने जिस तरह से मोर्चा लिया उसमें समय बहुत खराब हो गया, और समय जब खराब हो गया तो अब वो नुकसान उनका भरपाई नहीं हो सकती। आप देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अभी भी पद पर बने हुए हैं, अभी परिवार का खौफ और आतंक है वहां पे। तो ऐसी स्थितियों में आप क्या देखेंगे? गोरखपुर की जो स्थितियां हैं, आप वो तिवारी परिवार समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुका है। जो योगी, आप साफ पढ़ सकते हैं, अगर आपने आज की तस्वीरें देखी हो, कि कैसी कश्मकश है कि प्रधानमंत्री मन ही मन चाह रहे होंगे कि योगी ये दोबारा हम मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, और अगर ये मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया तो सबसे ज्यादा निराशा तो प्रधानमंत्री को ही होगी। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। तो ना चाहते हुए भी कई बार राजनीति में करना पड़ जाता है, लेकिन इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि लाभ किसको मिलेगा? मुझे बस 1 ही मिनट दीजिए, क्योंकि 8 बज रहा है। लाभ किसको मिलेगा?
समाजवादी पार्टी इस भ्रम में है कि शायद उसको तश्तरी में सत्ता मिल रही है। बहुत कई लोगों, समाजवादी पार्टी के नेताओं से मेरी बात हुई है और वो ये मान के चल रहे हैं कि उनकी पार्टी हुकूमत में लौट रही है। मेरा कहना यह है कि आप ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, बीएसपी अभी कमजोर है, इस समय रेस में बहुत सीधे खिलाड़ी के तौर पे नहीं है, लेकिन अभी भी वक्त काफी है। और अगर वक्त ना भी होता तो भी 18 से 20% वोट तो उनके पक्के हैं, 7% वोट कांग्रेस के करीब करीब पक्के हैं। और जिस तरह से केंद्र और राज्य की नाकामियां हैं, इसमें इन दोनों का वोट बैंक बढ़ेगा। तो अखिलेश और समाजवादी पार्टी को इस मामले में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बहुत आसान नहीं है। कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी तो हम भी जानते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने मैदान पर, अपने पुराने मैदान पर अपनी उपस्थिति मजबूत दर्ज कराने में कामयाब होगी। और इस बात को मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष को समझना चाहिए, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से प्रतिपक्ष बिहेव कर रहा है वो ठीक नहीं है। मतलब ममता बनर्जी की जो बातें हो रही, प्रशांत किशोर की जो बातें हो रही हैं, वो लग रहा है कि वो शायद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी, बहुत सारी बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे हैं राजेश बादल जी। समय खत्म हो चुका है, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा, आप लोगों से विदा लेना होगा। आप पांचों महानुभाव जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। राजेश जी आपको भी, सुमन जी आपको भी, प्रशांत टंडन जी आपको भी बहुत शुक्रिया, अमित मौर्य जी आपको बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया अमलिंदु उपाध्याय जी की आप सब जुड़े, अपनी बातों को आप लोगों ने रखा। इस छोटे से कार्यक्रम में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि हम सब की बातें और उस खुले अंदाज में नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी यहां कोशिश यही रहती है कि जो बातें हम कर रहे हैं वो उसका कुछ ना कुछ सार तो निकले, उस पर किसी मुद्दे तक हम पहुंचे जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। और लगातार यहां भी देख रहे हैं कि हमारे तमाम साथी लगातार जुड़े हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख रहे हैं। रफीक पूनावाला लिख रहे हैं कि राजीव जी आपके चैनल बहुत अच्छे लगते हैं और आपके डिबेट भी बहुत अच्छी लगती है, आप सच बात रखते हो और आपके साथ पत्रकार जो भी आते हैं डिबेट में वो भी सच बात रखते हैं और अच्छी बात करते हैं। रफीक पूनावाला जी बहुत धन्यवाद कि आप जोड़ते हैं हमारे साथ में। नंद किशोर सिरपुरकर जी कह रहे हैं कि जो अपने आप को पापी मानता है वही अपने पाप धोने को काशी जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी अपने पाप धोने काशी चले गए। जय जवान जय किसान। और उसैद अहमद लिख रहे हैं कि ये सरकार देश की जनता बेवकूफ बनाने के लिए तरह तरह के पाखंडी कार्यक्रम करके देश में नफरत फैलाकर सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर रही है, फिर भी देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा है। जावेद इकबाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का सीटिंग रेशियो बढ़ जाएगा इस बार। कहना है कि जावेद इकबाल जी का कि कांग्रेस वोट परसेंटेज अगर कांग्रेस का बढ़ जाए तो उसके साथ साथ सीट भी उनका बढ़ना तय है, ये मान के चलिए। मोहम्मद आसिफ भी हमारे साथ में हैं। फिर जगतार सिंह हैं जो कह रहे हैं, मोहम्मद आसिफ ने गुड नाइट कहा है। जगतार सिंह कह रहे हैं पीएम का संतों महात्मा वाला काम नहीं होता, उनका काम जनता की सुख सुविधा का और देश की रक्षा का होता है। बिल्कुल सही बात जगतार सिंह जी आप लिख रहे हैं कि संत महात्मा वाला काम संत महात्मा को करने दीजिए। आप तो यहाँ देश के लिए बने हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो अपना काम कीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में यानी पीएमओ में वो कितना बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर कितना बैठते हैं, ये तो देखना ही पड़ेगा और ये बात जनता को भी समझनी चाहिए। इश्तियाक आलम मेरा सलाम कह रहे हैं, मैं भी आपको सलाम कहता हूं इश्तियाक आलम जी। और कुलविंदर संधू कह रहे हैं कि जाति और धर्म आधारित दल देश की तरक्की विकास को बाधित करते हैं और नफरत फैलाते हैं। वोटर्स को इनको हराना होगा, तभी तरक्की विकासवादी सरकारें आ सकेंगी। और उसके अलावा हरिओम जी कह रहे हैं गुड डिबेट है। राजीव जी बहुत धन्यवाद हरिओम जी आपका। मोहम्मद साबिर अंसारी भी हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद लिख रहे हैं। इश्तियाक भी हमारे साथ में, रामपाल मीना भी हमारे साथ में बने हुए हैं, नरेंद्र पाल हैं। रविंद्र कुमार लिख रहे हैं ममता बनर्जी मायावती एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुलविंदर जी हैं साथ में। फिर ऐसे ही अनंग सीपी
जेना है हमारे साथ, कांग्रेस लीडिंग बाय राहुल जी इज बेस्ट लिख रहे हैं। विजय यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं और जावेद इकबाल शुक्रिया। कामिल शेख लिख रहे हैं। हबीबी 102, 123, 124 लिख रहे हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन जी सऊदी अरबिया से गुड नाइट कह रहे हैं। शब्बा खैर, आपको भी गुड नाइट शब्बा खैर। मदीना का मुसाफिर लिख रहे हैं कि राजीव सर आपको बहुत बहुत आभार, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मदीना का मुसाफिर जी आपको भी बहुत आभार कि आप जुड़े हमारे साथ, देखा आपने। हरिओम जी हमारे साथ में है जो लिख रहे हैं कि राजीव जी क्या हम देखने वाले सीधे आपसे जुड़ सकते हैं, तभी आपको सभी स्टेट का हाल चाल पता चलेगा। आप सभी को गुड नाइट। आपको भी गुड नाइट हरिओम जी। और कोशिश हमारी रहेगी कि जोड़ें आप लोगों को भी, कैसे जोड़ें कैसे जुड़ें इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। सज्जाद आलम जी हमारे साथ में हैं। वेरी नाइस डिबेट डीबी लाइव लिख रहे हैं। समीम अंसारी सऊदी अरबिया से हमें देख रहे हैं। दीपक तिवारी हैं जो लिख रहे हैं कि जो जनता की भलाई ना सोचे वो सरकार बदलनी होगी। तेज प्रताप यादव भी हैं हमारे साथ में और लिख रहे हैं स्वर्ग में जाने की मंशा को लेकर लोग काशी का रुख करते हैं। मोहम्मद जुबैर हैं। प्रियंका गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। अजय इंफ्रा ओनली दीदी प्रियंका लिख रहे हैं। रईस अंसारी हैं जो लिख रहे हैं सर हमारे देश में इतना पैसा है तो हमारा देश कितना गरीब, भारत क्यों है नेता लोग चोर हैं कह रहे हैं। तो ऐसे तमाम साथी हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं। NW हमारे साथ जुड़े हुए रविंद्र कुमार हैं जो लिख रहे हैं कि राजीव जी बिहार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का जन्मदिन का होर्डिंग जो कि 12 दिसंबर को लगा था उस पर कितना खर्च हुआ होगा। होर्डिंग्स में भी काफी खर्च होते हैं। आउटडोर की जो बातें होती हैं उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं अगर कई जगह आप लगा दें तो। लेकिन ये तो समझना हो कि ये पैसे किसके गए, किसके पैसे, ये जनता की जेब के पैसे, जनता की कमाई के पैसे जो टैक्स में जनता देती है वो पैसे हैं। जावेद इकबाल लिख रहे हैं बीजेपी के लिए बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बिल्कुल सही जावेद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये बात तो यहाँ पर 100% सही दिखाई दे रही है। डॉक्टर दिनेश कुमार यादव नमस्ते, बहुत सुंदर लिख रहे हैं। और दीपक तिवारी भी हमारे साथ में हैं। कामेश्वर दयाल भी हैं, कह रहे हैं आप अपने चैनल पर जो डिबेट करते हैं वो डिबेट सही ही करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। कामेश्वर दयाल जी बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ते हैं, देखते हैं हमें, सुनते हैं और लिखते हैं। तारीफ के 2 शब्द अगर आप लोग लिखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम लोग गलत करें तो वो भी आप लिखा कीजिए। अशफाक नागौरी हैं जो लिख रहे हैं कि राजीव जी क्या आपके पास वेस्ट यूपी की 136 सीट का सर्वे अवेलेबल है अभी? बिल्कुल है। और 136 सीट जो यूपी के वेस्ट यूपी का जो है, आप अभी जो हम लोगों ने 27 नवंबर को जो सर्वे किया था उस सर्वे को जरूर देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा कि कहां क्या है। लेकिन अब अगला सर्वे 25 दिसंबर को आएगा, तब उस पर चर्चा हम करेंगे। रईस अंसारी हैं जो कह रहे हैं सर हमारे बीच में इतना पैसा है फिर भी हमारी जनता गरीब, जितना करीब सभी नेता लोग पैसा चोरी करते हैं। रफीक पुनावाला भी जुड़े हुए हमारे साथ। कुलविंदर संधू, खान विजय यादव भी हैं। खान समीरा हैं हमारे साथ में, कह रहे हैं खान समीरा का कहना है कि सर कभी महंगाई की चर्चा भी किया करो। बिल्कुल सही है, महंगाई की चर्चा हम बात बात में करते हैं, लेकिन उस पर भी अलग से चर्चा करेंगे, कुछ अलग तथ्यों के साथ, कुछ आंकड़ों के साथ करेंगे हम चर्चा। नूर राइस हैं जो गुड नाइट लिख रहे हैं। जितेंद्र गुप्ता लिख रहे हैं मोदी ने नारा दिया 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन क्या बना क्या? मतलब बिल्कुल सही सवाल है कि बन गया क्या। और मोहम्मद तौफीजुल हैं हमारे साथ में। मोहम्मद राज MP राज भी हमारे साथ में बने हुए हैं। कुलविंदर संधू लगातार बने हुए हैं। कामिल शेख गुड न्यूज डीबी लाइव लिख रहे हैं। राशिद फतेही क्या लगता है निजाम बदलेगा? अभी बहुत जल्दबाजी की बात यह होगी, निजाम बदलने की बात 2024 में होगी। उत्तर प्रदेश में क्या होगा इस पर सबकी नजरें हैं, आप भी नजरें गड़ाए रखिए। जितेंद्र गुप्ता लिख रहे हैं मोदी ने नारा दिया 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन क्या बना है? RV सिंह लिख रहे हैं कि मंदिर बनाने से नहीं, स्कूल कॉलेज अस्पताल हॉस्पिटल बनाने से लोग खुश होंगे, ऊपर वाला खुश होगा, टीवी पर दिखावे से नहीं। कुलविंदर संधू लिख रहे हैं जाति और धर्म आधारित पार्टीज को हराओ। उसैद अहमद लिख रहे हैं कि यह सरकार का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बहरूपिया प्रधानमंत्री हैं जो धर्म के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर रहा है। सबसे ज्यादा गुमराह लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, उनको देखकर दूसरे भी बहक जाते हैं। तुफैल राइन भी हमारे साथ में हैं। विजय यादव हमारे साथ बने हुए
हैं, मोहम्मद वकील भी हमारे साथ बने हुए हैं, MP राज भी है, सर पेंशन की बात हो जाए लिख रहे हैं, मुकेश सिंह लिख रहे हैं, रावण भी शिव भक्त था, शिव पे अपना एकाधिकार समझता था, रावण का के अहंकार का क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। मुकेश सिंह जी बिल्कुल सही बात आप लिख रहे हैं, इतिहास गवाह है, बिल्कुल सही। तेज प्रताप जी, खान समीरा, ऐसे तमाम साथी जो जुड़े हुए हमारे साथ। NW गोरखपुर में 500 रोडवेज का इस्तेमाल किया है बीजेपी ने, ये लिख रहे हैं NW। तो दोस्तों आज इस दीपक कुमार भी हैं, आज इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और कल शाम 7 बजे फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, नमस्कार।